मेरे साथ है बॉक्सिंग की बहुत बड़ी हस्ती जगदीश सिंह जी, जो बॉक्सिंग के कोच है, और इन्होंने एक दो नहीं बल्कि 8 अर्जुन अवार्ड इस देश को दिए। एक तरह से यदि हम विस्तार से देखें तो गुरुजी हनुमान के बाद में जो कोच साहब है जगदीश सिंह जी, इन्हीं का नंबर आता है। इन्होंने एक ऐसा बॉक्सिंग की दुनिया में अपना योगदान दिया है जिसको सदियों सदियों तक दुनिया याद करेगी। इनका नाम भारत के बॉक्सिंग के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। गुरुजी, आपका जन्म कहाँ हुआ था? मेरा जन्म तो शाम के पास मेरा गांव है, ढाणी रुआसा वहाँ हुआ था 1961 में। 1961 में ढाणी रुआसा, ये मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जी? भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। तोशाम तहसील। तोशाम तहसील है जी। तो कोच साहब, आपके माता पिता का क्या नाम है जी? ये भी दर्शक। हाँ, मेरी माता का नाम रुक्मा देवी और पिता का नाम बीरबल राम है, जो गांव के पूर्व सरपंच रहे हैं। और मेरी माता जी गृहिणी थी। कितने बहन भाई थे जी आप? बहन भाई तो बहुत ज्यादा थे उस समय। 6 भाई थे और हम 5 बहनें थी, 11 थे। पूरी टीम थी फुटबॉल की। ठीक है। तो आपने अपनी जो शिक्षा थी वो कहाँ से, शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई जी? शुरुआती प्राइमरी शिक्षा तो मेरे गांव में ही प्राथमिक पाठशाला थी, वहाँ हुई। अच्छा। और हाई स्कूल मैंने तोशाम से की मैट्रिकुलेशन की। उसके बाद में गवर्नमेंट कॉलेज भिवानी में ग्रेजुएशन के लिए आया। यहाँ से मैंने BA की और यहीं पे मैंने बॉक्सिंग की शुरुआत की। एक तरह से देखा जाए जी, सबसे खेल कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपने बॉक्सिंग को चुना। सबसे शुरू में ऐसा क्या कारण रहा था कि जिससे आपको बॉक्सिंग अच्छी लगी और आप बॉक्सिंग की दुनिया में गए? पहला तो था, मेरे बड़े भाई थे, वो आर्मी में थे। वो बॉक्सिंग खेलते थे, तो वो जब बॉक्सिंग की बात बताते थे, कभी कभी छुट्टी आने के बाद यहाँ पे ट्रेनिंग करते थे, मैं उनको देखता था, उससे मुझे मोटिवेशन मिला। दूसरा, मैं जब स्कूल में जाता था तो तो मुझे 7 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। अच्छा। और मेरे स्कूल में मेरी हाइट और एज के हिसाब से मैं काफ़ी छोटा था। बड़े बड़े लड़के बड़ी क्लासों में होते थे, वो मेरे साथ ज़्यादातर छेड़खानी करते थे। और उससे मुझे कोई बार हीन भावना होती थी। मैं प्रतिरोध तो करता था, लेकिन मैं ताकत और उसके हिसाब से उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन दिल में मेरे एक बहुत बड़ी खुंदक थी कि मैं कभी किसी से जिंदगी में दबूं नहीं, और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मुझे सक्षम शारीरिक बल होना चाहिए मेरे अंदर। इसीलिए मैं चाहता था कि मैं बॉक्सिंग या रेसलिंग जैसा ऐसा गेम चुनूं जिससे मैं लोगों का, दूसरों का सामना कर सकूं। कोच साहब ने जो ये बात बताई, ये बात भी इनकी गुरु हनुमान जी से मैच करती है। जिस समय देश में अंग्रेजी राज था, उस समय गुरुजी हनुमान के साथ भी अंग्रेज लोग ऐसा ही किया करते थे, जिससे गुरुजी हनुमान फिर मजबूत होने के लिए कुश्ती के उसमें आए थे। तो कोच साहब, आपके जो सबसे शुरुआती गुरु थे, शुरुआती जो कोच थे, उनका क्या नाम था जी? मेरे जो कोच थे, मेरे इन्हीं हरियाणा के सबसे पहले कोच थे। मुक्केबाजी प्रशिक्षक के रूप में श्री स्वर्गीय राजेंद्र सिंह यादव। अच्छा। मुक्केबाजी प्रशिक्षक को हरियाणा में एज ए कोच फर्स्ट टाइम पे अपॉइंट किया गया था। वो हमारे शिष्य थे। उन्होंने हरियाणा में और खास करके भिवानी में बॉक्सिंग की शुरुआत की थी। और यहीं भिवानी में ही वो फिर जिला खेल अधिकारी के पद पे भी पदोन्नत हुए, और यहीं पे भी एक हृदय गति रुकने से उनका देहांत हो। आपने कितने साल तक बॉक्सिंग की? मैंने उनके मार्गदर्शन में 6 साल तक बॉक्सिंग। अच्छा। आपने 8 अर्जुन अवार्ड दिए। वैसे दूसरे तरह के जो दूसरे खिलाड़ी होते हैं उनकी तो गिनती नहीं है। हाँ, वो भी लोग कि मतलब जो 8 अर्जुन अवार्ड है जी आपके द्वारा जो देश को दिए गए तैयार करके बॉक्सिंग की दुनिया की, तो उनके नाम और बताओ जी आप। उससे पहले तो अखिल थे, विजेंद्र, अच्छा, दिनेश, कविता, जय भगवान और विकास यादव। अच्छा। और अपने ये मनीष कौशिक। अच्छा। आपकी जो आपने जो अपना योगदान दिया जी, अनेकों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी देश को दिए, तो ये मतलब जो सर्विसों में गए तो उनकी संख्या कितनी होगी जी? हाँ जी सर, एक्यूरेट संख्या तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम 800 के लगभग मेरे स्टूडेंट सरकारी नौकरी में है, मिलिट्री फोर्स में और हरियाणा पुलिस में है, अलग अलग विभाग में, BSF में है, SSB में है, CISF में है, अलग अलग महकमों में, असम राइफल में भी है। अच्छा। खिलाड़ी हो या दूसरा क्षेत्र यदि हम देखें तो लगातार देश में बेरोजगारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। कोच साहब, तो इसमें आप इसको किस नजरिए से देखते हैं और क्या कारण मानते हैं जो ये जो लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है?
वैसे तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है, लेकिन मैं तो अपने आप को खिलाड़ियों तक ही सीमित रखूंगा कि हमारे जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर के जो खिलाड़ी हैं उनमें बहुत बड़ी एक संख्या है बेरोजगारों की। सरकारों की जो पॉलिसी है, चाहे वो राज्य सरकारें हों चाहे केंद्र सरकार हो, उनका जो रवैया है काफ़ी समय से खिलाड़ियों को नौकरी देने में उदासीन रहा है। पर्याप्त मात्रा में नौकरी नहीं दी जा रही। अलग अलग माध्यम से मैंने इस बात को उठाया भी है कि हमारे जो खिलाड़ी जो ओलंपिक में या वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक दिए जाते हैं उनको तो सरकार नौकरी देने की बात करती है, लेकिन को संख्या है वो बहुत सीमित है। राष्ट्रीय स्तर के और राज्य स्तर के जो खिलाड़ी हैं उनको भी अलग अलग विभागों में नौकरी दी जानी चाहिए, उनको समायोजित किया जाना चाहिए। नहीं तो ये हमारे समाज के लिए और देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। तो यूपी की में भी यदि बात करें तो वहाँ पे भी काफी जो खेल कोटा है वो ऐसे रिक्त पड़ा रहता है, वो भरा ही नहीं जाता। तो इसके कितने दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं? वही तो मैं बात बता रहा हूँ कि हमारा पहली बात तो खिलाड़ियों के लिए कोटा बहुत कम है। हरियाणा की बात करूंगा मैं, यूपी के भी बताऊंगा। हरियाणा में पिछली सरकार ने 3% कोटा किया था। जैसे हमारी जो खास करके हरियाणा पुलिस है उसमें जब भी कांस्टेबल की, हेड कांस्टेबल की या सब इंस्पेक्टर की जितनी भर्तियां होती थी उसमें 3% खिलाड़ियों के लिए अलग से आरक्षित किया जाता था और खिलाड़ियों में से ही ट्रायल के आधार पे और मेरिट के आधार पे उसको भरा जाता था काफी हद तक। अभी वर्तमान सरकार में हजारों पद निकले हैं हरियाणा पुलिस के, कांस्टेबल के भी निकले हैं, अभी सब इंस्पेक्टर भर्ती किए हैं। किसी भी खिलाड़ी को कहीं भी कोई नौकरी नहीं दी गई है। हाँ, मीडिया में प्रोपगंडा है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसमें सरकार की झूठी वाहवाही की जाती है, जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। और सबसे बड़ा दुख मुझे तब होता है जब हमारे हरियाणा जैसा स्टेट है उसमें हमारे जो सरकार के जो मंत्री हैं वो बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन खेल मंत्री के रूप में उनकी जो कार्यशैली है, उनकी उपलब्धियां हैं, मैं उन उपलब्धियों को बिल्कुल नाकारा मानता हूँ। शर्मसार, उनको मुझे नहीं पता शर्म आती है नहीं आती है, उनकी जगह अगर मैं होता तो रिजाइन कर देता। आज खिलाड़ियों को कहीं पर भी पद नहीं दिया जाता। शर्म की बात है, विश्व स्तर में जो रजत पदक जीत के आता है या ब्रोंज मेडल जीतता है या वर्ल्ड चैंपियन है उसको आप जूनियर कोच की नौकरी देते हैं। और हरियाणा के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में छोटा सा डिपार्टमेंट है, कोई भी आता है, कुछ जो हमारे खिलाड़ी पैरा ओलंपिक के रहे हैं या दूसरे, उनको डिप्टी डायरेक्टर, पता नहीं कितने डिप्टी डायरेक्टरों की कोई एक लिमिटेशन तो होती होगी, क्या कार्य करेंगे, क्या उनका अधिकार क्षेत्र है, ये एक बहुत बड़ी बात है। हरियाणा पुलिस में खुद हमारे जो मंत्री हैं वो डीएसपी के पद पे थे, अभी कह दिया कि हरियाणा पुलिस में खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा, डीएसपी नहीं लिया जाएगा, इंस्पेक्टर नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? आप एक तरफ ढिंडोरा पीटते हैं कि युवाओं को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, खिलाड़ियों का मान सम्मान और नौकरी दे रहे हैं, लेकिन धरातल पे इनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि पिछले 4 साल के जो खेल पुरस्कार जो दिए जाते थे हरियाणा में राज्य स्तर के, जिसको हम भीम पुरस्कार बोलते हैं, वो 2017 से लेकर 22 तक के पेंडिंग पड़े हैं। उसका निर्णय हुआ है, शायद आगामी समय में उनको 4 साल का दिया जाएगा। जो पुरस्कार देर से दिया जाता है उसका महत्व कम हो जाता है, समय पर पुरस्कार देना चाहिए। ये तो खिलाड़ियों की बात है। प्रशिक्षकों के लिए बना रखा है कि गुरु विशिष्ट पुरस्कार देंगे। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा सरकार ने किसी भी प्रशिक्षक को पुरस्कार से सम्मानित किया हो, खाली ढकोसलेबाजी है। पेपरों में और खेल नीति में ये शब्द लिखे हैं, लेकिन धरातल पर किसी पुरस्कार, किसी इसको प्रशिक्षक को इस जो हमारा जो पुरस्कार है उससे सम्मानित नहीं किया गया है। आज की तारीख तक एप्लीकेशन भी नहीं मांगी गई है। 2017-18 में मांगी थी, वो कहीं रद्दी की टोकरी में पड़ी होंगी। अब गुरु विशिष्ट पुरस्कार तो दूर की बात है, और नगर पुरस्कार भी इसमें नीति में दिया हुआ है। मुझे नहीं ज्ञान है, मेरे नॉलेज में नहीं है कि किसी प्रशिक्षक को उसके लिए चुना गया है। ठीक है। आपने जो अपनी अकेडमी की स्थापना की थी जी, कौन से सन में? ये 17 फरवरी 2003 में। इसका नाम और बता दो एक बार। हमारी अकेडमी का नाम भिवानी बॉक्सिंग क्लब है, ताकि जो भिवानी की जनता ने जो खिलाड़ियों को मान सम्मान और जो इज्जत दी है, उसी के बल पे हमारे जो खिलाड़ी हैं भिवानी के आगे बढ़े हैं। मैं सरकार से तो काफी खफा हूँ, नाराज हूँ, लेकिन भिवानी की जनता ने कभी ऐसा मौका नहीं दिया कि हमारे खिलाड़ियों का तो उत्साहित होने का मौका मिला हो। हमारे जो भी खिलाड़ी पदक जीत के आए हों, चाहे कुश्ती के हों, मुक्केबाजी के हों, एथलेटिक्स के हों, हमारी जो भिवानी की जनता है उनका हमेशा स्नेह और प्यार मिला है, और यही ताकत है हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।
यहाँ पर कितने बच्चों की रहने की व्यवस्था है जी इस अकेडमी में? मेरे पास जो रेजिडेंशियल है वो 40 बच्चों की अच्छा। यहाँ सुविधा है, और बाकी बच्चे आसपास के एरिया से आते हैं, वो वे चले जाते हैं। अभ्यास के बाद वापस चले जाते हैं। एक बच्चे पर औसतन खर्च कितना आ जाता है जी यहाँ पे? हॉस्टल का मिला के तो लगभग 8,000 रुपये खर्चा, जिसमें रहना खाना पीना ट्रेनिंग का चार्ज है। और जो देवों के हैं उनसे हम 1,500 रुपये पर मास लेते हैं, और लड़कियों से 1,000 रुपये लेते हैं। और कुछ लड़के जो गरीब परिवार से संबंध रखते हैं उनसे कोई फीस नहीं ली जाती, और जो भी खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पे पदक ले लेता है उनसे भी कोई फीस नहीं देती। कोच साहब, आपका देश में बहुत बड़ा नाम है और आपका नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। अखबार में भी मैंने खबर पढ़ी थी, आपके साथ में एक घटना घटी थी और वो बेहद शर्मनाक थी। उस बारे में आप बताओ, वो हुआ क्या था जी? वो घटना घटी थी रोहतक में, उससे मुझे भी काफ़ी तकलीफ हुई, और मैंने अपने जो विभाग के उच्च अधिकारी थे उनको सूचना भी दी और लिखित में कंप्लेंट भी दी। घटना तो कुछ नहीं थी, ये मैं यही कहूँगा कि एक जो हमारा जो वहाँ का अधिकारी है उसका अहंकार है। मैं तो वहाँ से रिटायर हुआ था पिछली 28 फरवरी 2021 को, और वहाँ पे जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टीम चुनने के लिए ट्रायल चल रही थी, और मेरे खिलाड़ियों के अनुरोध पे मैं वहाँ गया, और पहले दिन तो मैं चला गया था और अपने खिलाड़ियों को हौसला बढ़ा के उनको मार्गदर्शन दे के मैं वापस आ गया। दूसरे दिन जब मैं गया तो बाहर गेट के ऊपर ही ऑफिस से काफ़ी दूर गार्ड ने मुझे रोक दिया, और उन्होंने कहा कि आपकी एंट्री बैन है। मैंने कहा भाई मैं तो यहीं इसी ऑफिस का कर्मचारी रहा हूँ, और ना ही मैं किसी तरह का अपराधी हूँ, और ना ही पुलिस ने मेरे पे कोई पुरस्कार रखा है कि मैं वांछित अपराधी हूँ, तो मेरे पे नहीं होना चाहिए इस तरह का मेरे साथ व्यवहार। किसने किया है? उन्होंने कहा कि डायरेक्टर ने किया है। कि उनका भाई नंबर 2 बात करेंगे। जब मैंने फ़ोन पे उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। फिर मेरा एक स्टूडेंट गया, उसको मैंने सामने से बुलाया तो उसने बात कराने की कोशिश की, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम बात नहीं करेंगे। तो उसके बाद मुझे काफ़ी तकलीफ हुई, और मैंने गेट खुला के मैं ज़बरदस्ती अंदर गया। मैंने कहा कि अधिकारी जी आप कारण बताएं, या तो मैं क्यों बैन हूँ, और अगर कारण नहीं बताते हैं तो भी मैंने तो आपका बैन तोड़ दिया है, आप अपनी आगे कार्रवाई करें। उन्होंने वहाँ भी फिर उनको सुरक्षा गार्डों को बुला के मुझे बाहर निकालने की कोशिश की। मैं बाहर तो नहीं गया, मैंने कहा कि गार्ड मुझे बाहर नहीं निकाल सकते, आपको ज़्यादा फोर्स मंगाने की जरूरत होगी। फिर भी वो अधिकारी अनाप शनाप बातें करता रहा। जैसे तैसे जो हमारे हरियाणा के जो प्रेसिडेंट थे मुक्केबाजी के मेजर सत्यपाल सिंह, वो भी वहीं बैठे थे, तो वो आए, उन्होंने थोड़ा बीच बचाव किया, मुझे कुछ देर के लिए वहाँ बैठाया। तो मैं वहाँ बैठने के लिए नहीं गया था, मैं तो अपने खिलाड़ियों से मिलने के लिए गया था। नहीं, मैंने कभी पूर्व में भी जबरदस्ती कहीं स्टेज पे जाके बैठने की कोशिश नहीं की। मैं तो जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, और अपने खिलाड़ियों के साथ जहाँ बैठते हैं जमीन पे बैठते हैं, स्टेज पर बैठ के खेल देखता हूँ, वहीं से अपने जो खिलाड़ियों को जो उनके हित की बात होती है खेल के मामले में उनको मार्गदर्शन दे के वापस आ जाता हूँ। इससे भी इतनी सी बात थी। जब मैं वहाँ से वापस आ गया तो बाद में उन्होंने जो एक हमारी फोटो गैलरी है उसमें काफ़ी अवार्डियों की फोटो थी, उन खिलाड़ियों की फोटो उस गैलरी से, वहाँ से भी मेरे फोटो जो अधिकारी उन्होंने हटा दिए। तो मेरे खिलाड़ियों ने मुझे फ़ोन किया। वर्तमान में मेरे कम से कम भी 18 या 19 खिलाड़ी उसमें नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी में हैं टोटल में। उनको भी बड़ी तकलीफ हुई, बोला देखो सर ये क्या है, लेकिन वो खुल के बोल नहीं सकते थे। वहाँ उनके अधिकारियों का उनके ऊपर भय था कि उनको निकाल न दें। बाद में मेरे उच्च अधिकारी थे, उन्होंने हस्तक्षेप करके इस मामले में बीच बचाव की कोशिश की और एक कमेटी का गठन किया कि भाई हम उनके ऊपर कार्रवाई लेंगे। लेकिन मुझे उस कमेटी से और अपने उच्च अधिकारियों से कोई खास उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमेशा अधिकारी लीपापोती की कोशिश करते हैं और अधिकारी का ही पक्ष लेता है। खिलाड़ी और प्रशिक्षक मेरे ख्याल से इस देश में और खास करके अधिकतर विभागों में उपेक्षित ही रहते हैं, और यही सिस्टम है, सिस्टम का यही चलन है। अधिकारी लोग कोच साहब की तस्वीर तो जरूर गैलरी से हटा सकते हैं, लेकिन कोच साहब लोगों के दिलों में जिंदा है, दिलों में बसते हैं। और किसी अधिकारी की इतनी औकात नहीं है कि कोच साहब को लोगों के दिलों में से निकाल सके। वे तस्वीर जरूर हटा सकते हैं और उनके लिए दुर्भाग्य की बात है जो भी वे काम कर रहे हैं। कोच साहब, आपको जो द्रोणाचार्य अवार्ड है ये कौन से सन में मिला था?
ये द्रोणाचार्य अवार्ड मुझे 2007 में मिला। 2007 का था, ये 8 में मिलता है, थोड़ा अच्छा। अगले वर्ष मिलता है, अगस्त 8 में मिला था। अच्छा। लेकिन वर्ष 2007 ही बोला था जी। खेल मोर्चा की स्थापना की है जी, और वे लगातार खिलाड़ियों के लिए कई प्रकार की मांग भी उठा रही सरकार से, और जो उन्होंने मांग उठाई उसका असर उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान देखने को भी मिला। जब इन्होंने अपनी मुहिम चलाई तो हर राजनीतिक दल खेलों के विषय में भी बोला, खिलाड़ियों के अधिकारों को लेकर भी बोला, और सांसद प्रतियोगिताएं कराई गई, दूसरी तरह की भी खेल प्रतियोगिताएं कराई गई। कुछ सांसद दंड बैठक भी लगाते देखे गए कि मैं भी खिलाड़ी हूँ। तो इनकी जो मांगे है वे बहुत ही सटीक है। जैसे कि द्रोणाचार्य अवार्डी है, अर्जुन अवार्डी है, उनको कम से कम इस अवार्ड के लिए हर मासिक 1 लाख रुपए पेंशन जरूर मिले, क्योंकि जो इतने बड़े स्तर के लोग हैं उनको बहुत ज्यादा लोग अपने यहाँ बुलाना भी चाहते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा खर्च भी आता है। हर जगह इस तरह से फिर वे नहीं जा पाते, क्योंकि इतना खर्च कहाँ से उठाए। और जो है अकेडमी है, अखाड़े है, उनमें बिजली पानी मुफ्त हो। यदि कोई राज्य स्तर का खिलाड़ी है तो राज्य सरकार उसकी जो है वो, यदि कोई इंजरी होगी खिलाड़ी का तो वो मदद करे, उसका इलाज करावे। यदि राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है तो केंद्र सरकार उसका इलाज करावे। और भी कई इनका मांग है कि भाई ये जो खिलाड़ी लोग हैं उनका जो कोटा है नौकरी में, वैसे तो जो कुछ है वो भी नहीं भरा जाता, लेकिन इनकी तो मांग है कि भाई 10% हो वो कोटा भी, और वो सारा का सारा भरा भी जाए। तो आप संयुक्त खेल मोर्चा को लेकर के क्या कहोगे? देखिए, उत्तर प्रदेश ने हमेशा देश को एक दिशा दी है, नेतृत्व दिया है। से 1857 की क्रांति की बात है, चाहे अभी वर्तमान में किसान संगठन बना के और किसानों की आवाज उठाने की बात हो, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने जो पुराने समय में कांग्रेस के राज में पूरी दिल्ली को हिला के रख दिया था, चाहे राजनीतिक नेतृत्व की बात रही हो, उत्तर प्रदेश ने हमेशा देश को दिशा दी है। और मैंने ये जो खेल अपना मोर्चा है इसका वो पूरा जो इसमें लिखा है खिलाड़ियों के बारे में, प्रशिक्षकों के बारे में, वो पूरा पढ़ा है। उसमें बहुत सी हमारी उचित मांगे हैं। कुछ मांगे तो सरकारों के उसमें जो नियमावली है उसमें लिखी हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। तो हमारा पूरा समर्थन खेल मोर्चा के साथ है। हम चाहते हैं कि इस मुहिम को एक राष्ट्रीय स्तर पे नया मुकाम मिले, और हमारे जो पहलवान जी लगे हुए हैं, हम चाहते हैं कि ये इस बात को जितने भी हमारे खेल के क्षेत्र हैं, चाहे वो अखाड़े हैं, चाहे एकेडमी हैं, चाहे खेल के स्कूल हैं, यूनिवर्सिटी हैं, उन तक हमारे जितने खिलाड़ी हैं उनको सबको जोड़े। और मैं मानता हूं कि खिलाड़ी तो हर तरह से सक्षम होता है। नौकरी लेने की बात क्या है कि हम तो चाहते हैं कि खिलाड़ी नौकरी देने वाला बने, क्योंकि वो हमेशा शारीरिक और मानसिक रूप से जो दूसरे लोग हैं उनसे ज्यादा सक्षम और योग्य होता है। और जहां तक परसेंटेज की नौकरियों की बात है तो मानता हूं 10% खिलाड़ी खेलेगा नहीं, नौकरी करेगा या कोई कहीं भी ड्यूटी भी करेगा तो आम नौजवान होगा उससे ज्यादा अच्छी तरह से बेहतर तरीके से वो नौकरी करेगा। चाहे वो कहीं पैरामिलिट्री फोर्स की बात हो, मिलिट्री की बात हो, या किसी फैक्ट्री की बात हो, किसी अलग उद्योग की बात हो, क्योंकि वो शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त होगा तो प्रोडक्शन और आउटपुट भी ज्यादा देगा। तो इनकी मांगे बिल्कुल सही हैं और हम चाहते हैं हमारा जो सहयोग रहेगा हमेशा इनके साथ रहेगा। जो भी हमारी जो ड्यूटी लगाएंगे हम उसको पूरा अच्छी तरह से निभाएंगे। गुरु जी, एक चीज और है, जो हमारा समाज है, एक समय था कि हमारा जो समाज था वो ज्यादा शिक्षित तो नहीं था, लेकिन उस समय पे यदि किसी गांव की बात करें, कोई एक आध शराबी होता था, लोग ये कहते थे कि भाई फला जगह गांव में वो आदमी नशेड़ी है या शराबी है। लेकिन आज हमारे समाज में शिक्षा भी बढ़ी, शिक्षा का प्रचार भी बढ़ा, प्रसार भी हुआ और लोग शिक्षित भी हुए। लेकिन अब ये देखना पड़ता है कि समाज में कौन लोग या कौन व्यक्ति नशे से दूर है। जो नशे का प्रकोप है हमारे समाज में बड़ी तेजी से बढ़ा है, इसका क्या कारण मानते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण तो सरकारों की नीति है। सरकार बढ़ाती है नशा, तो हर आदमी को पता होना चाहिए जो शिक्षित है। सरकार खेल में इसके शराब के ठेके बढ़ा रही है, हाथे बढ़ा रही है। सरकार चाहती है कि पहले हम किसी का घर बनाएं और फिर उसमें आग लगाएं। एक तरफ तो सरकार नशा मुक्ति केंद्र खोल रही है और दूसरी तरफ वो
शराब गाँव के गाँव ठेके में मैं इस बात का बिल्कुल पक्षधर हूँ। मेरे गांव की एक मैं छोटी सी घटना बताऊंगा। मेरा छोटा सा गांव है, वहाँ पीने के पानी की बड़ी समस्या रहती है। अच्छा। कई बार पानी हमारा 3 दिन में एक बार आता है। हम्म। 3 दिन में एक बार पानी आएगा वाटर सप्लाई का, उससे भर लेंगे। अंडरग्राउंड वाटर हमारे पास नहीं है, अच्छा। हमारा खारा पानी है। ठीक है। लेकिन शराब हमारे पास 3 तरह की आती है एक दिन में। होम डिलीवरी होगी, परचून की जो सब्जी की दुकान होगी उस पे आप किसी बच्चे को, गांव में पहले पैसे नहीं होते थे, अब भी थोड़े थोड़े कम है, तो हम अनाज बच्चे की झोली में डाल देते हैं कि सब्जी ले आओ। तो सब्जी लेने गया है तो वहीं से उसको पाउच मिल जाएगा शराब का, 2 रुपए का, या तो पैक में खुली में मिल जाएगा। अच्छा जी। हाँ, तो हमारे पाउच भी आने लगे। पाउच भी आने लगे। पाउच हमारे राजस्थान से आते हैं और हरियाणा की 2 तरह की शराब हमारे मिलती है। देसी, जिसको हम ये माल्टा बोलते हैं, एक इंग्लिश की आती है। तो देसी जो पीने वाले होते हैं वो तो सुबह सुबह 4 बजे आके उस दुकान के पास यूं कांपने लग जाते हैं, उनका हाथ पैर, मुझे नहीं पता उसमें क्या मिलाते हैं, वो तो फैक्ट्री और बनाने वाले पता होगा। एक समाज बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है। और मेरे गांव में खुद नौजवान है 20 साल के, 21 साल के, सारे शराबी, मैक्सिमम शराब पीते हैं। अब खेतों में ठेके खोल दिए हैं जंगल में, वहाँ खेत में जाते हैं लोग, शराब पी के पड़े रहते हैं मोदे। आज भी मैं गया, मैं देखा, मेरे साथ कुछ बच्चे थे, मैंने कहा देखो बेटे हमारा बर्बादी का केंद्र है, ये खुला हुआ है। तो सरकार इतना बढ़ावा दे रही, सरकार को चाहती है कि हमारा जो रेवेन्यू है वो बढ़े, और उस रेवेन्यू से वो क्या करना चाहेंगे आप देख लो। जब हमारा समाज और युवा बर्बाद हो जाएगा फिर उसको क्या डेवलपमेंट करना चाहेंगे। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। इसकी पूरी, चाहे हमारे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जो हमारी वर्तमान सरकारें हैं, ये नशा को बढ़ाने का सबसे बड़ा स्रोत है, उन्हीं की प्रेरणा से सारी चीजें बढ़ रही। सरकार ने गांव-गांव में जो शराब के ठेके थे वे पहुंचाने का काम किया। और यदि हम खेल के मैदानों की बात करें तो आज भी हमारे देश में हर गांव में खेल के मैदान उपलब्ध नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। ठेके उपलब्ध हैं, ठेके उपलब्ध नहीं, शराब के ठेके, लेकिन शराब के ठेके उपलब्ध करा दिए। और कमाल की बात यह है जी, मैंने एक लिस्ट देखी थी, शराब जहाँ शराब के ठेके खोलना चाहती है और जो जगह है वे भी उन्होंने चिन्हित कर रखी है पूरे की पूरी लोकेशन के साथ में कि हम यहाँ पे और भी भविष्य में ठेके खोल लेंगे शराब के, जिससे समाज में बताता रहा कि समाज हमारा पीने के लिए पानी नहीं है, हमें शराब 3 तरह की मिलती है। पानी 3 दिन में एक दिन मिलता है। ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बात कर रहे थे द्रोणाचार्य अवार्डी श्री जगदीश सिंह जी से, जो बॉक्सिंग की दुनिया के बहुत बड़े नाम है। और इस तरह की जो शख्सियत है वे सदियों में जन्म लेती है, सालों में नहीं। धन्यवाद।